तो चलिए आज बात करते हैं भारत के दिल में बसे एक ऐसे राज्य की जिसका नाम ही अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो सबसे पहला सवाल, छत्तीसगढ़ का नाम आखिर छत्तीसगढ़ पड़ा कैसे? अब देखिए, इसके पीछे ना दो बहुत ही मजेदार थ्योरीज हैं। एक तो है ऐतिहासिक, जो इसे जोड़ती है प्राचीन चेदी महाजनपद से, मतलब चेदीसगढ़। और दूसरी जो है वो है एक लोक मान्यता, जो कहती है कि यहाँ 36 किले यानी छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। तो छत्तीसगढ़ को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, इसकी जड़ों तक, इसकी प्राचीन पहचान को जानने के लिए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कालिदास के रघुवंशम जैसे बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ नाम का जिक्र ही नहीं है। उस वक्त इस इलाके को एक बिल्कुल अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता था। जी हाँ, इसका नाम था दक्षिण कोसल। ये वही दक्षिण कोसल है जिसका जिक्र हमें रामायण में भी मिलता है। मतलब एक ऐसी जमीन जिसकी जड़ें भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में ही बहुत बहुत गहरी हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत मौजूद हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की मशहूर प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र मिलता है। फिर 5वीं सदी में वाकाटक शासकों के ताम्रपत्रों में। और यह सिलसिला रुका नहीं। 7वीं सदी में चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय और 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, मतलब सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों ने इसके महत्व को माना है। लेकिन ये इतिहास सिर्फ कागजों और पत्थरों पर ही नहीं है, ये तो इस राज्य की जमीन का हिस्सा है। जैसे सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियां, यहाँ पर है सीता बेंगरा, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी एम्फी थिएटर में से एक माना जाता है। सोचिए, हजारों साल पुरानी कला और संस्कृति की गवाह। तो ठीक है, इतिहास तो बहुत गहरा है, पर इस प्राचीन भूमि ने यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति को कैसे संवारा है? चलिए अब जरा छत्तीसगढ़ की आत्मा को, यानी इसके कल्चर को करीब से देखते हैं। छत्तीसगढ़ की असली पहचान का दिल धड़कता है इसकी आदिवासी संस्कृति में। यहाँ कई अलग अलग जनजातीय समुदाय रहते हैं और हर किसी की अपनी अनूठी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं। और यही सब मिलकर इस राज्य को एक खूबसूरत बहुरंगी पहचान देते हैं। और ये संस्कृति कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जरा देखिए, रसोई किचन एक आम सी जगह है ना, लेकिन यहाँ भुंजिया जनजाति में इसे लाल बंगला कहते हैं, बैगा जनजाति में रांधड़ घर और अबूझमाड़िया जनजाति में अंगादी। मतलब परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और यही सांस्कृतिक समृद्धि जब कला का रूप लेती है तो पंडवानी जैसी पावरफुल परफॉर्मेंस आर्ट सामने आती है। इसमें महाभारत की कहानियों को गाया जाता है, सुनाया जाता है और एक ऐसे अनोखे अंदाज में परफॉर्म किया जाता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। अब पंडवानी की भी ना दो खास शैलियां हैं। पहली है वेदमती स्टाइल, जिसमें कलाकार बैठकर एक कथावाचक की तरह कहानी सुनाते हैं। और दूसरी है कपालिक स्टाइल। ये एकदम अलग है, इसमें पूरा जोश होता है, नाच गाना होता है, एक तरह का थिएटर परफॉर्मेंस है ये। और इन स्टाइल्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है कुछ महान कलाकारों ने। तीजुन बाई, इनका नाम तो सबने सुना होगा। कपालिक स्टाइल की क्वीन है वो। पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, सारे बड़े सम्मान मिले उन्हें। और दूसरी तरफ हैं झाड़ूराम देवांगन जी, जिन्हें पंडवानी का गुरु कहा जाता है, वेदमती स्टाइल के सबसे बड़े उस्ताद। तो संस्कृति तो जमीन से जुड़ी है ही, और यही जुड़ाव हमें राज्य की अर्थव्यवस्था में भी साफ साफ दिखता है। खासकर जो रूरल इकोनॉमी है, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं जंगल से मिलने वाले उत्पाद, जैसे कि तेंदुपत्ता, महुआ, साल के बीज, लाख और भी बहुत कुछ। सरकार करीब 65 से भी ज्यादा ऐसे चीजों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर खरीदती है, जिससे लाखों परिवारों का घर चलता है। और अब तो एक और अच्छी चीज हो रही है, इन पारंपरिक उत्पादों को बस्तर नेचुरल्स, चांगरो राइस, मैकल्स नेचर जैसे नए नए ब्रांड्स के नाम से बाजार में लाया जा रहा है। मतलब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को मॉडर्न मार्केट से जोड़ा जा रहा है। और इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है गोधन न्याय योजना। ये बहुत ही कमाल की स्कीम है। देखिए, होता क्या है, सरकार पशु पालने वालों से गोबर खरीदती है, जिससे उनकी कमाई बढ़ती है। फिर उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाई जाती है, जिससे लोगों को काम मिलता है।
और आखिर में यही खाद खेतों में जाकर मिट्टी को बेहतर बनाती है और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करती है ना शानदार? तो एक तरफ तो ये जंगल और खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। छत्तीसगढ़ देश का एक बहुत बड़ा पावर हब भी है। यहाँ कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं और इसीलिए कोरबा शहर को छत्तीसगढ़ की पावर कैपिटल यानी ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? एक जमीन जिसका बहुत पुराना इतिहास है, एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा सांस्कृतिक पहचान है। और यही अनोखी पहचान इसकी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की वजह बनी। छत्तीसगढ़ का बनना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे दशकों का लंबा संघर्ष था। एक ऐसा आंदोलन जो अपनी अलग पहचान, अपनी विरासत को एक नाम देने के लिए किया गया था। और ये संघर्ष कोई 1-2 साल का नहीं था। इसकी मांग तो जैसा हम देख सकते हैं भारत की आज़ादी के साथ ही 1947 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने उठा दी थी। फिर 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बनाया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की। मतलब दशकों तक अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संगठनों ने इस आग को जलाए रखा। और फिर दशकों का ये सपना, ये संघर्ष आखिरकार 1 नवंबर साल 2000 को पूरा हुआ, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। तो ये कहानी है एक प्राचीन भूमि की जो अब एक युवा राज्य है। एक ऐसा राज्य जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन सपने भविष्य के हैं। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ अपनी इस अनमोल विरासत को सहेजते हुए आगे का सफर कैसे तय करेगा? इसका अगला अध्याय कैसा होगा?